बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? सबसे पहले तो हमें इसके बारे में जानना है। ये एक ऐसी टेक्निक है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जिसमें हम क्या करते हैं कि एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट है उसके अगर हमें आइसोटॉप्स की एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है या उसकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में जानना है तो हम इसकी मदद से जज आउट कर सकते हैं। नंबर वन, हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स, ये हम काम कर सकते हैं इसकी मदद से। नंबर टू, इसकी मदद से हम लोग रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की मदद से हम लोग बताते दो काम बुनियादी तौर पे कर सकते हैं। नंबर वन, एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स हम फाइंड कर सकते हैं, और नंबर टू, इसकी मदद से हम लोग रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में हम लोग कुछ टर्म्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है नंबर वन, जो हम रिलेटिव टर्म्स यूज़ करते हैं। टर्म्स इन मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कौन कौन सी टर्म्स हैं? नंबर वन हमारे पास है जी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है। नंबर टू मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। नंबर थ्री मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। और नंबर थ्री, ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है। ये बेसिकली एक ग्राफ है जो हमें मिलता है, उसको हम लोग मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का नाम देते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री ये असल में क्या है? ये एक टेक्निक है, और मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? ये डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस यूज़ की जाती थी। सबसे पहला हमारे पास आता है एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोमीटर भी इसे हम कह सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए था, ओनली फॉर गैसेस। नंबर वन आपने याद रखना है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? ओनली फॉर गैसेस। यानी इसकी मदद से हम सिर्फ गैसेस के जो आइसोटॉप्स हैं वही सिर्फ फाइंड आउट कर सकते थे। चूँकि ये गैसेस के लिए था तो इसके लिए फिर हमें किसी भी आयोनाइजेशन चैम्बर की ज़रूरत नहीं थी। तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं नो आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें कोई भी आयोनाइजेशन चैम्बर नहीं होता था एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर टू पे डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जैसा कि आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ, जो एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए था। ये वाला जो था ये सॉलिड, लिक्विड या गैसेस, यानी ये तीनों के लिए ही यूज़ होता था। और जैसा कि ये चूँकि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए है तो इसके लिए हमें आयोनाइजेशन चैम्बर की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर क्या है? आयोनाइजेशन चैम्बर मौजूद होगा। आयोनाइजेशन
चैम्बर इज प्रेजेंट। अब एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर। तो जैसा कि ये आपके सामने एक स्पेक्ट्रोमीटर नज़र आ रहा है, ये मैंने उसकी डायग्राम बनाई है। इसमें लास्ट में अगर आप देखें ना तो हमें रिकॉर्डर के बाद कुछ एम्पलीफायर और रिकॉर्डर वगैरह नज़र आ रहा है। तो जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ था ना, इसके अंदर ना तो एम्पलीफायर था, नो एम्पलीफायर, और ना ही इसके अंदर रिकॉर्डर था, नो रिकॉर्डर, ये कुछ नहीं था। तो मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जब हम लोग एम्पलीफायर और रिकॉर्डर ऐड कर देंगे, यानी अगर डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम एम्पलीफायर और रिकॉर्डर ऐड कर देंगे ना, तो फिर उसे हम लोग क्या नाम देंगे, मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर। तो नंबर 1 ये सॉलिड के लिए है, लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए भी है। नंबर 2 इसमें आयोनाइजेशन चैम्बर भी मौजूद होता है। इज आल्सो प्रेजेंट। और नंबर 3 इसमें एम्पलीफायर भी मौजूद है, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर इज प्रेजेंट। यानी जब हम लोग डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एम्पलीफायर और रिकॉर्डर ऐड कर देंगे तो फिर इसे हम लोग मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ का नाम देंगे। अच्छा जी, तो बात करते हैं मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ चलते हैं। तो मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर के बुनियादी तौर पर 4 हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 आपके पास है आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर। नंबर 2 अगर आप इसमें गौर करें तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एज ए एक्सेलेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नंबर 2 क्या है, चले मैं इसको एक्सेलेटर लिख लेता हूँ, या इसकी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 3 इसके अंदर आता है मैग्नेट, ये मैग्नेट है, और मैग्नेट जो है ये एज ए डिफ्लेक्शन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डिफ्लेक्शन, या इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और नंबर 4 आपके पास है रिकॉर्डर। ये जी इसके बुनियादी 4 कंपोनेंट हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके बेसिक जो कंपोनेंट हैं उन सारी को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक गिलास ट्यूब है, शीशे की ट्यूब है। इस शीशे की ट्यूब के अंदर बुनियादी तौर पर 4 कंपोनेंट लगाए गए हैं। सबसे पहले आयोनाइजेशन चैम्बर है। आयोनाइजेशन चैम्बर के फर्दर बाद ही हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेगेटिव ग्रिड है या नेगेटिव पार्ट है वो ये 3 स्लिट्स की फॉर्म में होती हैं, यानी इनको हम लोग स्लिट्स भी कह सकते हैं। तो ये 3 स्लिट्स हैं, और एक इसका हिस्सा जो है ना वो पॉजिटिव पार्ट वो आयोनाइजेशन चैम्बर से पहले लगाया गया होता है। इसी तरह से इस ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप फिट किया गया होता है, जिसका बुनियादी मकसद इसके अंदर का जो इंटरनल प्रेशर है वो मेंटेन करना होता है। इंटरनल प्रेशर जो इसके अंदर का रखा जाता है वो अमूमन 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁻5 टॉर्क के करीब रखा जाता है। और इसके फर्दर बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एज ए डिफ्लेक्शन यूज़ हो रहा है। और उसके फर्दर बाद हमारे पास क्या आ जाता है, रिकॉर्डर। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वर्किंग की तरफ चलेंगे। वर्किंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी गैस को या किसी भी सॉलिड लिक्विड सैंपल को जब हम यहाँ पे इनलेट में ऐड करते हैं, यहाँ पे सैंपल के तौर पे ऐड करते हैं, तो ये इस प्लेट से होता हुआ जब इस आयोनाइजेशन चैम्बर के पास पहुँचता है तो आयोनाइजेशन चैम्बर में इलेक्ट्रिक फील्ड या ये कह लें कि यहाँ से हमारे पास एक हीटेड फिलामेंट है। ये हीटेड फिलामेंट क्या काम करता है, कैथोड रेज प्रोड्यूस कर रहा है।
ये कैथोड रेज जब इन गैसेस के ऊपर या वेपर्स के ऊपर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद क्या होता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आती है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि ये सपोज करें आपके पास कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है, ये उसका शेल है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से ये फर्दर शेल है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से ये भी हमारे पास एक शेल है उसका। तो जब इसके आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, जब इसके ऊपर कोई फास्ट मूविंग बाहर से इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ से एक्सपेल कर देगा, नॉक आउट कर देगा। जब इसको यहाँ से नॉकआउट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहले था अब ये यहाँ पे नहीं रहेगा, इसकी जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। जब इसकी जगह खाली होगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी लेट सपोज ये आपके पास कोई गैस है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जिसको मैंने लेट सपोज एम से इंडिकेट किया है। जब इस गैस के ऊपर कैथोड हीटेड फिलामेंट जो कैथोड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब फॉल आउट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से क्या होगा कि इस गैस के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी यहाँ से एक्सपेल हो जाएंगे और इस गैस के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखेंगे ये गैस हमने यहाँ से एंटर की, ये यहाँ से होती हुई जब यहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर के पास पहुँची या आयोनाइजेशन चैम्बर में पहुँची तो आयोनाइजेशन चैम्बर में जो हीटेड फिलामेंट है, हीटेड फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स पैदा कर रहा है या कैथोड रेज पैदा कर रहा है। ये कैथोड रेज जब इस गैस के ऊपर टकराएंगे तो टकराने की वजह से क्या होगा कि इस गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इस गैस के इलेक्ट्रॉन हैं ये इस एक पॉजिटिव प्लेट है, इसके ऊपर आके क्या हो जाएंगे, प्लेस हो जाएंगे, यहाँ पे ये स्टोर हो जाएंगे, ये यहाँ पे ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब इस गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा कि इसके फर्दर बाद हमने कुछ नेगेटिव ग्रिड्स लगाई हैं, ये 3 स्लिट लगाई हैं। इन 3 स्लिट में से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। कितनी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे 500 से लेके 2000 वोल्ट तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, 500 से लेके 2000 वोल्ट तक जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे तो चूंकि गैसेस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही ये अपने करीब किसी नेगेटिव चार्ज को देखेंगे तो फ़ौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि ये इसको हम लोग गैसेस को एक्चुअली में एक्सेलरेट करें, इनकी स्पीड तेज़ करें। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो शुरू वाली प्लेट है या शुरू वाली स्लिट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दरमियान वाले की उससे कम है और उससे आगे वाली की उससे भी कम होती है, ज़ीरो होती है। अगर यहाँ पे गौर किया जाए तो यहाँ पे 3 प्लेट्स लगाने का एक बुनियादी मकसद दिया गया है। वो बुनियादी मकसद क्या है कि पहले नंबर पे यानी यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेटर है वो क्या काम कर रहा है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। एक्सेलेरेटर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पहले नंबर पे तो आपने याद रखना है एक्सेलेरेटर एज ए स्पीड का काम कर रहा है, यानी एक तरह से कह लें कि ये स्पीड का काम कर रहा है, यानी स्पीड अप कर रहा है, स्पीड अप पॉजिटिव आइंस। नंबर 2 ये स्पीड अप करने के साथ साथ क्या कर रहा है, अगर आप देखें ना तो यहाँ पे नेगेटिव ग्रिड जो है हमारे पास प्लेट 1 उसके पास ये बीम ऑफ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद क्या हो गए, एकदम से कम हो गए। तो नंबर 2 पे ये क्या कर रहा है, इन लाइंस को, इन आइंस को एक सेंट्रल या एक पॉइंट की तरफ फोकस कर रहा है, फोकस ऑफ पॉजिटिव आइंस, यानी ये पॉजिटिव आइंस को एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है। और नंबर 3 इसका एक और भी बुनियादी काम है जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, वो ये है कि इन सारे आइंस की काइनेटिक एनर्जी सेम करना है, सेम काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये सारे पॉजिटिव आइंस एक सेंट्रल या एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाएंगे और उन सब की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो ये स्पीडली क्या करेंगे, चूँकि शुरू वाले जो प्लेट है उसकी ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उससे बाद वाले की कम है और उसके बाद वाले की उससे भी कम है, तो ये सेंट्रल पॉइंट पे फोकस हो जाएंगे और फोकस होने के बाद क्या करेंगे, या आहिस्ता आहिस्ता जब आगे मूव करेंगे तो उसके फर्दर बाद हमने क्या किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया हुआ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको कुछ आइडिया है तो याद रखें, वरना
तो ये देख लें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये क्या काम कर रहा है, ये इन पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन का क्या प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे दो काम कर रहे हैं। यानी डिफ्लेक्शन का बुनियादी मकसद क्या है, पहले नंबर पे बेटा आपने याद रखना है डिफ्लेक्शन का बुनियादी मकसद क्या है। जो डिफ्लेक्शन है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। पहले नंबर पे आपने याद रखना है मैस के ऊपर, मैस ऑफ आइंस, और नंबर 2 डिफ्लेक्शन जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, चार्ज ऑन आइंस। याद रखें जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी या जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। ज़्यादा मैस वाले जो आइंस हैं वो दूर जाके डिफ्लेक्ट होंगे, दूर जाके गिरेंगे, और जो कम मैस वाले आइन हैं वो अर्ली या पहले फॉल आउट हो जाएंगे। यानी इस तरीके से क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से डिफ्लेक्शन कर रहा है, और डिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि उस सैंपल के अंदर या उस आइंस जो मिक्सचर ऑफ आइन था उसके अंदर अगर नंबर ऑफ आइन है या नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस हैं जिनके ऊपर एक से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो उनको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या काम कर रहा है, मैस टू चार्ज रेशो के बिहाफ पे क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। अब जब ये सेपरेट होंगे लाइट मैस, लेट सपोज हम यहाँ पे एक नियॉन गैस का सैंपल यूज़ करें, तो नियॉन गैस के हमारे पास है 20, 21 और 22। यानी नियॉन का सैंपल जो है उसमें सपोज करें कि तीन आपके पास आइसोटोप हैं 20, 21 और 22। डेफिनेटली 20 जो है उसका मैस कम है, 21 जो है नियॉन का सैंपल या आइसोटोप उसका मैस 20 वाले से ज़्यादा है, और इसी तरह से जो 22 वाला है उसका मैस क्या है, इससे कम है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो देखेंगे ये तीनों एक दूसरे से क्या हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो एक दूसरे से दूर होके गिर गए। अब ये एक आपने फार्मूला याद रखना है मैस टू चार्ज रेशो का क्या होता है। मैस टू चार्ज रेशो बराबर होती है h²r²/2e। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे m क्या है, ये है m हमारे पास है मैस ऑफ आइंस या पॉजिटिव आइंस है, m हमारे पास क्या है, मैस ऑफ पॉजिटिव आइंस, और e क्या है, चार्ज ऑन आइंस। h आपके पास क्या है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, r हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, और E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब सबसे पहली बात अगर हम देखें तो यहाँ पे जो m है ये r के साथ क्या है, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ से एक बात हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है, जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। इट मीन ज़्यादा मैस वाले जो आइसोटॉप हैं वो दूर जाके गिरेंगे, और कम मैस वाले जो आइसोटॉप हैं वो क्या करेंगे, पहले रिकॉर्डर के ऊपर गिर जाएंगे। अब ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिकॉर्डर के ऊपर जब ये पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में गिरेंगे तो यहाँ पे इस रिकॉर्डर को हम लोग एक और भी नाम देते हैं इलेक्ट्रोमीटर, या फिर इसे हम लोग आइन कलेक्टर भी कह सकते हैं। तो जब ये रिकॉर्डर के ऊपर चार्जेस की फॉर्म में आके फॉल करेंगे तो चार्जेस की वजह से क्या होगा, इस रिकॉर्डर के ऊपर करंट पैदा होगा। यानी इस रिकॉर्डर के ऊपर क्या होगा, करंट पैदा होगा। उस करंट की वजह से हम लोग इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। यानी याद रखें जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होगी, और जितना करंट कम पैदा होगा उतनी ही रिलेटिव अबंडेंस कम होगी। तो ये जो करंट है इसको जो आगे एम्पलीफायर में भेजा जाता है, एम्पलीफायर क्या करेगा, इस करंट को एक ग्राफ की फॉर्म में, यानी इनके सिग्नल को बड़ा करेगा, और इस बड़ा करके इन सिग्नल को चार्ट रिकॉर्डर पे सेंड करेगा। चार्ट रिकॉर्डर क्या करेगा, एक चार्ट बनाएगा, यानी हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ आएगा। मैं यहाँ पे दोबारा से ग्राफ बना रहा हूँ, तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक साइड पे क्या है,
रिलेटिव अबंडेंस है, एक साइड पे हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस है और दूसरे पर हमारे पास क्या है, आइसोटॉप्स हैं। चूँकि हम नियॉन के आइसोटॉप्स के वाले से बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के आइसोटॉप हैं, 20, 21 और 22। अब जैसे जैसे करंट ज़्यादा पैदा होगा तो वैसे ही क्या होगी, रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होगी। तो जो आइसोटॉप्स 20 वाला है उसकी हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस क्या आ जाएगी, 90.92%। और 21 वाला जो है उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या आ जाएगी, 0.257%। और जो 22 वाला है उसकी कितनी आ जाएगी, 8.82%। तो यानी ये जो करंट है ये एक्चुअली में क्या है, ये जो आइंस यहाँ पे आके फॉल करें, आपको पता है कि फ्लो ऑफ आइन या फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट। तो इस आइन की वजह से इस आइन कलेक्टर के ऊपर एक करंट पैदा होगा, उस करंट को हम लोग एम्पलीफायर में भेजेंगे, यानी एम्पलीफायर में भेजा जाता है। एम्पलीफायर उनको सिग्नल को बड़ा करता है और चार कोडर में एक इस तरह का एक चार्ट ड्रा कर देता है। तो जितना ज़्यादा करंट पैदा होगा, यानी जितने ज़्यादा आइन आके गिरेंगे उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा, जितने जिसके कम आइन जब गिरेंगे जिस जगह पे आके उसी हिसाब से करंट कम पैदा होगा और इसी तरीके से हमारे पास क्या होगी, एक ख़ास किस्म की रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया, इस तरह से हमने इनको एक जगह पे सेपरेट कर लिया है। इसके अलावा भी आपने याद रखना है कि जो आइसोटॉप्स हैं उनको सेपरेट करने के बेशुमार तरीके हैं। तो तरीके बुनियादी तौर पर दो तरह के हो सकते हैं। एक आपके पास होता है केमिकल मेथड, और दूसरा आपके पास होता है फिजिकल मेथड। जो केमिकल मेथड होते हैं, क्योंकि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं तो इस वजह से आइसोटॉप्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम केमिकल मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास पीछे बचते हैं फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में हम बहुत से मेथड हैं, उनमें नंबर 1 आपने याद रखना है गैसेस डिफ्यूजन। नंबर 2 आपने याद रखना है थर्मल डिफ्यूजन। नंबर 3 आपने याद रखना है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। नंबर 4 आपने याद रखना है लेज़र सेपरेशन। तो ये कुछ फिजिकल मेथड हैं जिनकी मदद से हम आइसोटॉप्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपने इस टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।